मैं डॉक्टर एस एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उपनिवेशवाद के प्रतिरोध के विषय में चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत जनजातीय व कृषक आंदोलन जो हुए थे 1757 से लेकर 1857 100 वर्ष के कार्यकाल में हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेज़ों के इस कार्यकाल में क्या स्थितियां थीं भारत में। जहाँ जहाँ उनका अधिकार था उन क्षेत्रों में जनजातीय व कृषक आंदोलन अथवा उनका विद्रोह किस प्रकार से हुआ था, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि से संबंधित थी और आज भी है, आप इससे परिचित हैं। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित राजस्व व्यवस्था शोषणपूर्ण थी। व्यापार एवं उद्योग अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति के कारण खराब हालत में थे, विनाश की ओर अग्रसर थे। इस कारण भूमि अथवा कृषि पर अधिक दबाव बढ़ गया था क्योंकि उद्योग और व्यापार विनष्ट हो रहे थे। कृषकों में अंग्रेज़ों की राजस्व नीति एवं कृषि व्यवस्था के प्रति बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त था। अंग्रेज़ों, जमींदारों, स्थानीय साहूकारों एवं सरकारी अधिकारियों ने कृषकों का भरपूर शोषण किया था। अंग्रेज़ों के द्वारा राजस्व की दरें बहुत बढ़ा दी गई थीं। ठेकेदारों तथा जमींदारों के द्वारा अत्यधिक लगान की वसूली की गई थी, परंतु अधिकांश कृषक इतना अत्याचार उन पर होने के बावजूद संगठित नहीं होने के कारण अपनी निर्धनता, अज्ञानता, भाग्यबाजिता तथा विस्तृत क्षेत्र में बिखरे होने के कारण, उनका अधिक फैलाव होने के कारण संगठित नहीं हो पा रहे थे। इस कारण प्रारंभिक कृषक आंदोलन जब हुए तो उनका क्षेत्र विस्तृत नहीं था, नहीं फैल सके तथा उग्र असंतोष के कारण हिंसात्मक भी हो गए क्योंकि उनको सहारा कहीं से नहीं मिला तथा उनके क्षेत्र सीमित भी रहे क्योंकि इनका क्षेत्र विरल और विस्तृत था। अधिक शोषण ने उन्हें संगठित होने को मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार भारतीय जनजातियों की स्थिति उलट थी। एक कबीले अथवा एक जाति से व्यवस्था में संगठित थे। कबीले जो थे वो एक कबीले अथवा एक जाति में सभी व्यवस्थाएं समान होती हैं, चाहे वह सामाजिक हों अथवा धार्मिक हों। एक तरह की व्यवस्था के कारण, एक स्थान पर रहने के कारण उनमें एकता की भावना थी, उनमें संगठन अधिक था। अपेक्षाकृत ये अधिक संगठित थे सामान्य कृषकों से। इस कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध अनेक जनजातीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है और वह सामान्य कृषक आंदोलन से अधिक संगठित था। इसमें कृषक और जनजाति को पूरी तरह से हम अलग करके भी नहीं रख सकते। इसका कारण ये है कि जनजातियाँ कृषि का कार्य ही, पशुपालन और कृषि का कार्य करती थीं और बड़ी संख्या में कृषकों में इनकी भी संख्या थी। तो एक तरह से मिले जुले आंदोलन भी इनको कह सकते हैं। कुछ कृषक पूर्णतः सामान्य कृषकों के आंदोलन थे, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग करके देखा जाना संभव नहीं हो पाता। 1757 के पश्चात 1857 तक विदेशी राज्य तथा उससे संलग्न कठिनाइयों के विरुद्ध अनेक कृषक एवं जनजातीय आंदोलन हुए। अपनी स्वाधीनता में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तन, अत्यधिक कर की दरों के कारण भारत के अनेक स्थानों में इसकी प्रतिक्रिया हुई तथा जनजातीय व कृषक आंदोलन हुए। उनका विवरण हम देखेंगे। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कि इनको पूरी तरह से अलग करके नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से सामान्य कृषकों का आंदोलन था और यह जनजातीय आंदोलन था, किंतु फिर भी उनकी संख्या के आधार पर, जिनका नेतृत्व जिन लोगों ने किया, उसके आधार पर इनको हम अध्ययन करेंगे। पहला है सन्यासी विद्रोह। यद्यपि यह विद्रोह सन्यासियों अथवा साधुओं के द्वारा किया गया था, किंतु इस विद्रोह में भी कृषक वर्ग सम्मिलित हुआ था। बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना तथा उसके द्वारा स्थापित नई व्यवस्था से कृषकों और शिल्पियों की स्थिति दयनीय हो गई थी। 1770 में भीषण अकाल पड़ा था। इस काल में कंपनी के पदाधिकारियों ने कठोरतापूर्वक लगान की वसूली की। इसी समय तीर्थ स्थलों पर भी आने जाने पर प्रतिबंधों से सन्यासी बहुत क्षुब्ध हुए। सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भारत में विद्यमान थी। आप इससे परिचित होंगे कि सन्यासी अन्याय को सहन नहीं करते और उसका वे विरोध करते थे। ऐसी परंपरा हमारे भारत देश में थी।
उन्होंने कृषकों और सामान्य जनता से मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोसों पर आक्रमण करना शुरू किया। कंपनी की सेना के विरुद्ध उन्होंने वीरता से संघर्ष किया। लंबे संघर्ष के पश्चात वॉरेन हेस्टिंज की आंखें खुली। उसने इस विद्रोह का दमन करना प्रारंभ किया। इस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में भी किया गया है। तो इन्होंने प्रतिरोध किया था, कुछ उदारता भी दिखाई गई थी, किंतु प्रारंभ में दमन का कार्य वॉरेन हेस्टिंज के द्वारा किया गया था। तो ये पहला आंदोलन था जो सन्यासी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैंने स्पष्ट किया कि मूल रूप से सन्यासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में भी भूमिका में स्पष्ट की थी कि पूरी तरह से अलग करके आप इनको नहीं रख सकते, क्योंकि इन सन्यासियों का संपर्क आदिवासी जनजातियों से भी था और सामान्य कृषकों के साथ तो सीधा उनका संबंध था ही। तो मिला जुला आंदोलन था, इसलिए हमने इस पर चर्चा की। दूसरा था चुआर तथा हो एवं मुंडा। स्वाभाविक रूप से ये जनजातियां थीं, स्पष्ट है नाम से। अकाल तथा बढ़ाए गए भूमि कर एवं आर्थिक संकट के कारण मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने विरोध किया तथा हथियार उठा लिए। दल भूमि, केलापाल, ढोलका तथा बारा भूमि के राजाओं ने मिलकर 1768 में विद्रोह कर दिया तथा आत्मविनाश की नीति अपनाई। इसी प्रकार छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने भी विद्रोह खड़ा किया। उन्होंने 1820 से लेकर 1822 तक तथा 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली तथा यह प्रदेश भी 1837 तक उपद्रवग्रस्त बना रहा। लगातार यहाँ आंदोलन और विद्रोह होते रहे थे। तीसरा था कोल विद्रोह। यह भी जनजातीय विद्रोह कहा जा सकता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुस्लिम कृषकों एवं सिखों को दी गई थी। 1831 में कोलों ने लगभग 1000 विदेशी अथवा बाहरी लोगों को जलाकर, जिसमें मुख्य रूप से अंग्रेज थे, उनकी हत्या कर दी थी। यह विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूमि के पश्चिम क्षेत्र तक फैल गया। एक दीर्घकालीन एवं विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात ही यहाँ पर शांति की स्थापना हो सकी थी। तो मूल रूप से यह जनजातीय आंदोलन कहा जा सकता है। इसी प्रकार संथाल विद्रोह भी जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत गिना जा सकता है। राजमहल जिले की मानभूमि, बड़ा भूमि, हजारीबाग, मिदनापुर, बांकुरा तथा वीरभूमि में संथाल जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था, आंदोलन किया गया। यहाँ पर भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों एवं साहूकारों की वसूली के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने के लिए विद्रोह किया गया। इस क्षेत्र में संथाल लंबे समय से खेती करते हुए निवास कर रहे थे, किंतु 1793 ईस्वी में कार्नावालिस की स्थायी भूमि व्यवस्था, आप इनसे परिचित होंगे, के कारण इन कृषकों की भूमि के मालिक जमींदारों को मान लिया गया था। यह आपको ज्ञात होगा, स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों को मालिक स्वीकार किया गया था। इस तरह से जो सामान्य कृषक थे उनका अधिकार अपनी जमीन से हट गया था। जमींदारों के अत्याचार एवं शोषण के कारण इनको अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी। संथाल जंगलों की सफाई कर कृषि कार्य करने लगे अपनी ज़मीनें छोड़कर। जब जमींदारों ने यहाँ की ज़मीन पर भी अपना दावा प्रस्तुत किया तथा जो संथाल थे, इन परिस्थितियों में साहूकारों के चंगुल में भी फंसते गए थे, क्योंकि उनको ज़मीनें ही नहीं मिल रही थीं। अंततः उन्होंने इसका विरोध किया और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। सिंधु और कान्हू नाम के 2 भाई थे। इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, कंपनी शासन का अंत करने की घोषणा कर दी तथा अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात ही 1856 में अंग्रेज स्थिति पर यहाँ पर नियंत्रण कर सके थे, किंतु इनको संतुष्ट करने के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति की स्थापना करने में अंततः अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये संथालों का विद्रोह था। अहोम विद्रोह। असम के अहोम अभिजात्य वर्ग के लोगों ने कंपनी पर बर्मा युद्ध के पश्चात लौटने का वचन पूरा न करने का दोष लगाया। इसके अतिरिक्त जब अंग्रेजों ने अहोम प्रदेश को भी अपने अंग्रेज प्रदेशों में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया तो विद्रोह खड़ा हो गया।
1828 में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया तथा रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना तैयार की। कंपनी के अधिक अच्छे सैन्य बल के कारण ही इनको असफल किया जा सका। 1830 में दूसरे विद्रोह की योजना बनाई गई। कंपनी ने इस पर शांति की नीति अपनाई तथा उत्तरी असम के क्षेत्र महाराज पुरंदर सिंह को दे दिए गए तथा कुछ अन्य क्षेत्र भी इन्हें प्रदान कर शांति की स्थापना करने में अंग्रेज सफल हुए थे। इसके बाद खासी का विद्रोह। कंपनी ने पूर्व दिशा में जयंतिया तथा पश्चिम में गारो की पहाड़ियों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों के द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग की योजना बनाई गई तथा इसके लिए बहुत से अंग्रेज, बंगाली तथा अन्य लोग वहां भेजे गए। ननक्कलों के राजा तीरथ सिंह ने इस हस्तक्षेप का विरोध किया तथा गारो, खाम्पटी तथा सिंहपो, ये सब जनजातियां थीं, लोगों की सहायता से विदेशी लोगों को निकालने का प्रयत्न किया। शीघ्र ही इसने अंग्रेज विरोधी लोकप्रिय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 1833 में सैन्य बल से ही अंग्रेज इस विरोध को शांत करने में अंततः सफल हो सके थे। तो सैन्य हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर शांति स्थापित हुई थी। पागलपंथी विद्रोह। यद्यपि यह विद्रोह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय पागलपंथ के द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु इसमें कृषक वर्ग एवं जनजातीय वर्ग के लोग भी सम्मिलित थे। इस कारण यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। यह विद्रोह उत्तरी बंगाल में करम शाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के मुजारों पर, जो उनके मातहत होते थे जमींदारों के, वो मुजार कहलाते थे, मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया था तथा राजा उसने अपने आप को घोषित किया था। विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियों तक उपद्रव किया तथा यह क्षेत्र 1840 से 1850 तक उपद्रवग्रस्त बना रहा। इस तरह यहाँ भी विद्रोह और आंदोलन की स्थितियाँ उत्पन्न हुईं। फरेजियों का विद्रोह। फरेजी लोग बंगाल के फरीदपुर के मूल निवासी थे। हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। यह लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई। यह संप्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने मुजारों अथवा अधीनस्थ कृषकों पर अत्याचार के विरोध में थे। इस तरह से स्पष्ट है कि कृषक भी इस आंदोलन में सम्मिलित थे। नेता इनके एक संप्रदाय विशेष से संबंधित थे। फरेजी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलता रहा तथा अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। बहावी आंदोलन एक अलग पृथक आंदोलन के रूप में चला था, तो ये उस आंदोलन में अंततः सम्मिलित हुए थे। अगला था खखार अथवा खैरवार विद्रोह या इनका आंदोलन। खैरवार एवं भोक्ताओं ने पलामू के क्षेत्र में अधिक राजस्व की वसूली के विरोध में विद्रोह खड़ा किया। नीलांबर एवं पीतांबर नाम के दो व्यक्तियों ने इसका नेतृत्व किया। शाहपुर के थाने पर इन्होंने आक्रमण किया था और अंग्रेज़ों को वहाँ से मार भगाया था। यह विद्रोह 1857 में हुआ था। नीलांबर और पीतांबर के पिता की हत्या अंग्रेज़ों ने की थी, उसका बदला भी उन्होंने पूरा किया। ये व्यक्तिगत कारण भी था और असंतोष भी था अंग्रेज़ों के खिलाफ, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ये आंदोलन किया था। तो यह आंदोलन खखार अथवा खैरवार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिरोध में हमने ये प्रथम भाग देखा था। इस पे दूसरे वीडियो में हम भारत के अन्य क्षेत्रों में जो विद्रोह हुए थे, आंदोलन हुए थे, जो जनजातीय अथवा कृषक आंदोलन से संबंधित थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये अध्ययन हम कर रहे हैं 1757 से लेकर 1857 के बीच जो अवधि है, उस पर जो विद्रोह हुए थे उनकी चर्चा हम इसमें कर रहे हैं। तो इसके पश्चात दूसरे वीडियो में, इसके दूसरे भाग में हम अन्य क्षेत्रों में भारत के
जो विद्रोह हुए थे कृषक और जनजातीय, उस पर हम चर्चा करेंगे।